जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय हमारा जो चल रहा है वो है कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो हम लोग आज एग्रीकल्चर से जहाँ से सुने हैं उसी से आगे चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़े थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम लोग इससे पहले जो देखे हैं वो कृषि के प्रकार के बारे में बात किए थे कि गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि क्या होती है, इन सब के बारे में बात किए थे। इसके बाद जैसे ही उससे आगे बढ़े थे फिर हम लोग देखे थे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये तीन फसल मुख्य रूप से बोई जाती है, मतलब एक वर्ष में, और उसमें क्या क्या है इसके बारे में बात की गई थी। फिर इसके बाद जैसे ही ये समाप्त हुआ इसके बाद हम लोग गेहूँ के बारे में देखें, धान के बारे में देखें, फिर जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इस इतना देखें। फिर दलहन फसलों के बारे में देखें, ठीक है, चना हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इन सब के बारे में हम लोग देखें। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए कि वहाँ पास मतलब वीडियो रखे हुए हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हम उसी से आगे चलते हैं, तिलहन के बारे में देख लेते हैं और नकदी फसलों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हम खाद्यान्न फसल एवं दलहन फसल के बारे में देख लिए, अब थोड़ा सा तिलहन फसल के बारे में और नकदी फसल के बारे में, कमर्शियल क्रॉप या व्यापारी फसलों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना महत्वपूर्ण है उतना देख लेते हैं। जैसे ही वो समाप्त होगा इसके बाद हम लोग फिर क्या शुरू करेंगे, कृषि मतलब सिंचाई के बारे में तो हमको शुरू ही करना है फिर, लेकिन लगभग जैसे ये कृषि समाप्त होगा तो लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा कृषि बचेगा, फिर इसके बारे में हम उसको कभी भी देख लेते हैं, ठीक है। कृषि का मतलब उसमें सिंचाई बचेगी, कृषि के टॉपिक में सिंचाई बचेगा, ठीक। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखेंगे, थोड़ा सा जो उसी से आगे तिलहन फसल है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो तिलहन फसल, तिलहन फसल मतलब ये हो गया ऑयल क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स जो है उसको ही तिलहन फसल कह दीजिए, ठीक। तो तिलहन फसल क्या है? तिलहन फसल जिससे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। ऐसी फसलें जिससे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है, खाने के लिए जो तेल प्राप्त किया, जैसे सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, ये क्या है? खाने के लिए जो तेल उपयोग किया जाता है। तो ऐसी फसलें जो खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है उससे में क्या होता है, उसे तिलहन फसल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी फसलें जिससे खाद्य तेल प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम तिलहन फसल या ऑयल क्रॉप्स कहेंगे, तिलहन फसल, ठीक, फसल कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तिलहन जो फसल होते हैं वो कुल भारत में जितनी भी फसल बोई जाती है उस बोए गए क्षेत्रफल का जो 12% क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, उसमें तिलहन फसल बोई जाती है। भारत में जितना भी बोया जाता है उसका जो 12% होगा वो तिलहन फसल के अंतर्गत आता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% क्या है, तिलहन फसल का बोया जाता है। 12% क्षेत्र में, 12% क्षेत्र में तिलहन फसल बोया जाता है, ठीक है, तिलहन फसल बोया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल का जो 12% होगा वो तिलहन फसल का होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तिलहन फसल का होगा, ठीक। चलिए, तो इतना समझ में आया, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे, तिलहन फसल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो, तिलहन फसल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में तिलहन फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप क्या लिखेंगे, तीसरा बिंदु, तिलहन फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है।
तिलहन फसल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र देखिए, ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, इससे ऊपर आप देखेंगे तो ये है मध्य प्रदेश, इधर से उत्तर प्रदेश से लगा, इधर राजस्थान से, इधर गुजरात से, इधर नीचे से देखेंगे तो महाराष्ट्र से लगा हुआ, इधर झारखंड से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र क्या है पूरा, ये है मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर तिलहन फसल का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन देखेंगे भारत में किसी भी राज्य में, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो मध्य प्रदेश में होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, रफ करें ना। चलिए, तो लिखते जाइएगा इसको, जैसे जैसे बताया जाए उसको वैसे वैसे लिखते जाइएगा, तो इसमें परेशानी वैसे है नहीं। तो इसके बाद हम लोग तिलहन फसल ये हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे, मतलब चौथा बिंदु, तीसरा या चौथा जो भी हो, कि तिलहन फसलों में थोड़ा देख लेते हैं। तिलहन फसलों में क्या देखेंगे, जैसे सोयाबीन एक तिलहन फसल है, सोयाबीन एक क्या है, तिलहन फसल है, इससे तेल प्राप्त किया जाता है। सरसों ये क्या है, तिलहन फसल है, इससे प्राप्त किया जाता है। मूंगफली क्या है, ये भी तिलहन फसल, इससे भी क्या होता है, तेल प्राप्त ही करते हैं। आप सूरजमुखी ये भी क्या है, नारियल, कुसुम, ये सभी क्या है, इनसे तेल प्राप्त होता है। ठीक है, तेल का मतलब पेट्रोलियम नहीं, यहाँ पेट्रोलियम की बात नहीं चल रही है, खाद्य पदार्थ की बात चल रही है, खाने वाले तेल की बात चल रही है। ठीक है, तो सोयाबीन में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारा वो होता है मध्य प्रदेश। आप लोग को राज्य मालूम है ना, नहीं मालूम अभी बता देते, लेकिन अभी अगर आप शुरू देख रहे होंगे तो मालूम होगा। सरसों कहाँ होता है, सरसों सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। मूंगफली होता है गुजरात में सबसे ज़्यादा, गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सूरजमुखी कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नारियल भी कर्नाटक, तमिलनाडु, ये थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु ये लिख लीजिए। ठीक है, और कुसुम हो गया महाराष्ट्र। ठीक, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए मध्य प्रदेश कहाँ, मध्य प्रदेश तो अभी बताया गया, ये वाला पूरा क्षेत्र। राजस्थान वाला क्षेत्र ये है पूरा क्षेत्र, इधर वाला जो क्षेत्र आप पंजाब के नीचे वाला क्षेत्र यहाँ, गुजरात के ऊपर वाला क्षेत्र ये वाला राजस्थान का है। गुजरात तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा क्षेत्र गुजरात का है, ये पूरा क्षेत्र गुजरात ही का, ये गुजरात, तो ये वाला गुजरात का क्षेत्र है। कर्नाटक ये नीचे वाला क्षेत्र हो गया, कर्नाटक यहाँ तक जाता है, इधर कर्नाटक ये वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, इधर से आंध्र प्रदेश से लगा है, नीचे से तमिलनाडु और केरल से लगा हुआ है ये वाला क्षेत्र। और महाराष्ट्र तो आप जानते हैं ये वाला पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र का है। ठीक, तो तिलहन फसल के बारे में इतना हो गया। चलिए, तिलहन फसल में भारत का जो देखेंगे, भारत का जो स्थान है चौथा है, यूएसए है, फिर चाइना है, ब्राजील है, इसके बाद भारत का स्थान आता है। ठीक है, तो आप तिलहन फसल में लिखना चाहें तो लिख लीजिए भारत का चौथा स्थान। क्या लिखेंगे, तिलहन फसल सबसे ज़्यादा जिस देश में होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा तिलहन फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन आप देखेंगे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो चाइना है, ब्राज़ील है, इसके बाद इंडिया। ठीक है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया। ठीक, तो तिलहन फसलों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो यूएसए, फिर इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लीजिए। तिलहन फसलों में केवल इतना ही महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझना क्या है, केवल देखना है और इसको फिर याद करना है। जो याद करने वाला है उसे तो याद ही करना पड़ेगा ना। चलिए, तो तिलहन फसल थोड़ा हटाते हैं, अब थोड़ा देखते हैं कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब ये हो गया नगदी फसल, जिसे व्यापारिक फसल भी कहते हैं। देखिए, कॉमर्शियल क्रॉप जो होता है, जिसे कॉमर्शियल क्रॉप व्यापारिक फसलें और नगदी फसलें दोनों कहते हैं। तो आप नगदी फसल लिख लीजिए और कॉमर्शियल क्रॉप लिख लीजिए। नगदी फसल, नगदी फसल,
कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स नकदी फसलें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गन्ना के बारे में देखते हैं, जिसे ऊख भी कहते हैं, गन्ना और ऊख। तो गन्ना में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल का मतलब समझ रहे हैं ना, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीत, ये सब बताया गया है। लेकिन आप जानिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब तापमान वहाँ का थोड़ा सा उच्च होता है। उपोष्ण होता है जो उष्ण क्षेत्र से कम गर्म होता है, और शीत तो आप जानते हैं कि जो ठंडा क्षेत्र होता है। तो गन्ना या ऊख क्या होता है, एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, आप इसमें लिखिए कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल, एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल के लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए बहुत ज्यादा नमी की जरूरत होती है। तो आर्द्र एवं उपाद्र क्षेत्र में, आर्द्र एवं उपाद्र क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, उत्पादन होगा, ठीक है। उत्पादन का मतलब गन्ना लगाया जाता है, ठीक है, ठीक। तो दूसरा ये हो गया। दूसरा, ये उष्णकटिबंधीय फसल है। अगर औसत तापमान इसका देखें तो औसत तापमान का मतलब इसके लिए जो जरूरत होती है, औसत तापमान की अभी बात हम कर रहे हैं। औसत तापमान हो गया जैसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसका औसत तापमान होगा तो पर्याप्त है, ठीक है। मतलब इस फसल के लिए इतना तापमान की आवश्यकता होती है। औसत तापमान, औसत तापमान का मतलब ये हो गया, जरूरी नहीं कि 21 डिग्री, जरूरी नहीं 27 डिग्री, उसके मध्य भी बिलोंग कर सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा तो उसके लिए, इस फसल के लिए पर्याप्त होगा कि इसके लिए ऊष्मा या गर्मी पर्याप्त है, ठीक। तो यदि तापमान होगा तो उसके लिए वर्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्षा में अगर देखेंगे तो वर्षा का क्षेत्र, आप तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, औसत वर्षा की अगर बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य की बात कर रहे हैं। अगर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य यदि वर्षा हुई तो इस फसल के लिए पर्याप्त होगा। इसके लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। गन्ना का जो निचला वाला परत होती है, मतलब उसकी जड़ जो होती है, उसके लिए नमी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण क्या होता है, नमी के लिए जरूरी होगा जल उपलब्ध होना। अगर वर्षा नहीं हो रही तो उसके लिए भूमिगत जल होगा, तो उससे निकालकर ट्यूबवेल से निकालकर सिंचाई कर दिया जाता है। तो उसके लिए नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जल की अधिकता की आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक। तो गन्ना के बारे में कुछ समझ में, उत्तर प्रदेश गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन। आप इसको लिखिएगा, गन्ना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जानते हैं ना, ये वाला क्षेत्र उत्तराखंड के नीचे, इधर आप देखेंगे हरियाणा के इधर, दिल्ली के इधर वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा बिहार के इस साइड, तो ये वाला पूरा क्षेत्र क्या हो गया, ये वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में, जब महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक में हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी होता है। तो आप उसको भी लिखना हो तो लिख लीजिए, अन्य बिंदु में लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक। गन्ना में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान ब्राजील है, ब्राजील सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है, फिर इसके बाद भारत सबसे ज़्यादा, तो उसके दूसरा स्थान गन्ना में है। तो आप लिखना चाहें तो चौथा बिंदु क्या लिखेंगे, अन्न उत्पादन राज्य में अगर आप लिखना चाहें तो अन्न उत्पादन राज्य में क्या होगा, अन्न उत्पादक राज्य में आप लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये है, ये वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा ही देखेंगे, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, तो कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये सभी क्षेत्र में क्या होता है, मतलब इसका गन्ना का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है, ठीक। तो और पांचवा बिंदु क्या लिखेंगे, पांचवा बिंदु में गन्ना का जो उत्पादन में भारत का स्थान देखेंगे तो भारत का दूसरा स्थान है। तो क्या लिखेंगे, गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, गन्ना उत्पादन में भारत
का दूसरा स्थान है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में भारत का क्या है, दूसरा स्थान। ब्राजील है, सबसे पहले ब्राजील है। अगर आप ब्राजील देखेंगे फिर इसके बाद भारत है। ठीक है, तो ब्राजील के बाद भारत। ठीक, इतना लिख लीजिए। तो गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक, तो कोई परेशानी नहीं, गन्ना समझ में आया, तिलहन समझ में आया, गन्ना हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कपास के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा जूट के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख के समाप्त करते हैं। जितना महत्वपूर्ण है उतना बता दिया जा रहा है। ठीक, पर्याप्त मतलब संपूर्ण नहीं है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना बताया जा रहा है। दूसरा क्या लिखेंगे नकदी फसल में, उसमें लिख लीजिए कपास। कपास में पहला बिंदु क्या लिखेंगे, कपास भी उष्णकटिबंधीय फसल है, तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। तो कपास क्या है, एक प्रकार की उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल तो जानते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय का मतलब जिसके लिए ज़्यादा क्या हो सकता हो, मतलब गर्मी, यहाँ पास क्या होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म होता है। मतलब सबसे गर्म अगर क्षेत्र देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय वाला ही होता है। ठीक ठीक। दूसरा बिंदु कपास में लिखिएगा, तो जो औसत तापमान इसके लिए आवश्यक होता है, औसत तापमान कितना होगा, औसत तापमान अगर आप देखेंगे तो 21 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य अगर आप देखेंगे सेल्सियस, 21 से 30 डिग्री के मध्य यदि तापमान है तो इसके लिए पर्याप्त है। किसके लिए, कपास के लिए। ठीक, तीसरा बिंदु में क्या लिखेंगे, अगर वर्षा देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होगी, या इसी की तरह भूमिगत जल उपलब्ध होगा तो सिंचाई भी हो जाएगी। लेकिन पर्याप्त मात्रा में अगर कहा जाए तो वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। वर्षा का मतलब ये हो गया कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पास इस तरह मतलब भूमिगत जल कम से कम इतना उपलब्ध हो कि कितना उपलब्ध हो, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य। जैसा जहाँ वर्षा होती है, वर्षा नहीं होगी तो भूमिगत जल होना चाहिए। भूमिगत जल होगा तो क्या होगा, हैंडपंप या हम ट्यूबवेल से निकाल कर उसकी सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, किसकी सिंचाई करने की बात हो रही, कपास की। चौथा बिंदु की क्या लिखेंगे कि यह एक रेशेदार फसल है। रेशेदार, जूट जानते हैं ना, जूट की तरह ये भी रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल, रेशेदार फसल है। यहाँ रेशेदार फसल दो प्रकार के, एक छोटे रेशे होते हैं, एक बड़े बड़े रेशे होते हैं। तो छोटे रेशे एवं बड़े रेशे दोनों प्रकार की फसल भारत में की जाती है। तो रेशेदार फसल में क्या होगा, छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के। ठीक है, छोटे रेशे एवं बड़े रेशे दोनों, छोटे रेशे प्लस बड़े रेशे। ठीक, बड़े रेशे दोनों प्रकार की फसलें की जाती हैं। छोटे रेशे पर्याप्त रूप से की ही जाती हैं। बड़े रेशे मुख्य रूप से अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है, ब्राजील हो गया, अमेरिका। यहाँ पास कपास की जो खेती होती है वो बड़े रेशे के रूप में होती है। तो वहाँ के जो रेशे होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। तो भारत में बड़े और छोटे दोनों रेशे होते हैं। जो बड़े रेशे होते हैं उनका जो नाम होता है, जो अमेरिका में जो बड़े रेशे होते हैं उनका नाम नरमा है। मतलब पूरे उत्तर भारत में अगर देखेंगे, पश्चिम उत्तर भारत में देखेंगे तो उसे नरमा के नाम से जाना जाता है। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जो अमेरिकन बड़े रेशे को नरमा कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन बड़े रेशे वाली कपास को लिख लीजिए, अमेरिकन बड़े रेशे वाले कपास को क्या कहते हैं, नरमा कहते हैं। नरमा, ठीक है, नरम होता है ना, उसमें बड़ा मात्रा लगा दीजिए, नरमा हो गया। ठीक है, तो अमेरिकन बड़े रेशे कपास को क्या कहते हैं, नरमा कहते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत के पूरा क्षेत्र में इसे नरमा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। ठीक, जो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है गुजरात में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक, तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में। जो भी बिंदु हो आप लिख लीजिएगा, पांचवा छठा जो भी हो। तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास कपासी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी या
लावा मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात और कपास में सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सातवां अगर लिखना चाहें तो लिखिए कपास उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, कपास उत्पादन में लिखवाया गया कि नहीं, कपास उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, कपास दूसरा स्थान। ठीक, आठवां आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसके लिए जरूरी होता है कपासी या काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, काली मिट्टी और या लावा मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं इसके बारे में बात किए, क्योंकि ये लावा से निर्मित होता है, इसलिए इसे लावा कहते हैं। लावा क्या है, ज्वालामुखी लावा जो होता है ऊपर निकलता है, उसके द्वारा निर्माण होता है। तो काली मिट्टी या लावा मिट्टी में क्या होता है, कपास के सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, वो इस वाले पूरे क्षेत्र में फैला हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है, गुजरात। और क्यों, क्योंकि ये नमी बनाकर रखता है। रेशे के लिए आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र में नमी होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो कपास समझ में आया। थोड़ा सा जूट के बारे में देख लें। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तीसरा लिखिए जूट। जूट भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिख लीजिए जूट। जूट में फैला उष्णकटिबंधीय, वही है उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय फसल, रेशेदार फसल है ये। दूसरा क्या लिखेंगे, रेशेदार फसल, रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल का ये भी है, ये भी है। ठीक है, दोनों है, मतलब ये भी है कि मतलब कपास भी है और जूट भी है। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है, पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा रेशे की इसका उत्पादन करता है, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। तो जूट का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल कहाँ, ये वाला पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, यहाँ से ऊपर होता हुआ यहाँ जाकर इधर मिलता है। ठीक है, ठीक, तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। चौथा, औसत तापमान चाहिए 24 डिग्री से, लिख लीजिए आप औसत तापमान, औसत तापमान, औसत तापमान इसके लिए जो चाहिए वो चाहिए 24 डिग्री से आप देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य औसत तापमान इसका होना चाहिए। मतलब सामान्य रूप से है, देखिए 24 डिग्री और 35 डिग्री ही नहीं होना चाहिए, इसके मध्य भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, मतलब इसी के मध्य बिलोंग करेगा। ठीक, वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा में आप जानते हैं कि वर्षा इसके लिए लगभग चाहिए 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा। ठीक है, तो 120 से 150 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होगी तो इसके लिए पर्याप्त है। किसके लिए, जूट के लिए। जूट का प्रयोग मुख्य रूप से कालीन बनाने में, चटाई बनाने में और रस्सी बनाने में इसका प्रयोग होता है। कपड़े बनाने में भी इसका, बोरी बनाने में, बोरा बनाने में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये सब बनाने में किया जाता है। रेशे के आप बोरे देखे होंगे ना, इसमें आलू आलू भरा जाता है, तो उसमें देखिएगा। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय फसल, रेशेदार फसल, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादक पश्चिम बंगाल में, औसत तापमान 24 से 35 डिग्री, और इसके बाद वर्षा हो गया 120 सेंटीमीटर से 150